बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है न्याय, जस्टिस। मित्रों, पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वस्तुस्थिति ये है कि न्याय न केवल राजनीतिक वरन नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग और बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जा सकता है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना ही है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान दिया गया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश मौजूद है। तीन तत्व कौन कौन से? इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व, दूसरा शौर्य और तीसरा बुद्धि तत्व। इन तीनों तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के तीन वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रमशः हम शासक वर्ग, सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग और उत्पादक या सेवक वर्ग कह सकते हैं। इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व, दूसरा शौर्य और तीसरा बुद्धि। तो इन तीनों के प्रतिनिधि के रूप में तीन वर्ग हैं, जिसमें इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व वाला शासक वर्ग, शौर्य तत्व वाला सैनिक या रक्षक वर्ग और बुद्धि तत्व वाला उत्पादक या सेवक वर्ग। तो इस तरह से प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करता है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। हम इसको समझ लें मित्रों, सबसे आसान शब्दों में ये कह सकते हैं, जैसे प्लेटो ने कहा है, समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करता है और जब ये प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया जाता है तो वह ही न्याय है। कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। बार्कर का विचार है, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। मित्रों, प्लेटो के समान अरस्तु ने भी न्याय को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। अरस्तु ने न्याय के दो भेद माने हैं, वितरणात्मक न्याय जिसको राजनीतिक न्याय भी कह सकते हैं और दूसरा सुधारक न्याय जो है। अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है उसका अर्थ है राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। राजनीतिक पदों की पूर्ति जो है, राजनीतिक पदों पे जो भर्ती हो वो नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के आधार हो। यानी जब भी पदों पर भर्ती की जाए राजनीतिक पदों पर तो उनकी योग्यता और उनकी सेवा को देखा जाए। और सुधारक न्याय का तात्पर्य है एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध जो है निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। ऑगस्टाइन जो है वो भी न्याय को ईश्वरीय राज्य का प्रमुख तत्व मानता है और उसका कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। तो न्याय तो बहुत ही जरूरी है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की हम बात करें तो न्याय जो है भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, सोमदेव आदि सभी जो है राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की विशेषता ये रही है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में ही अपना सके।
इस संबंध में मनु और कौटिल्य के विचारों का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मनु की दूरदृष्टि इस बात में है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी विवादों की वे दो श्रेणियां बतला दी थी जिन्हें आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर अधिक बल दिया है। एक स्थान पर मनु लिखते हैं, जिस सभा यानी न्यायालय में सत्य जो है सत्य से पीड़ित होता है, यानी सत्य जो है वो झूठ से पीड़ित होता है, तो उनके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं, यानी वो जो न्यायाधिकारी है वो स्वयं ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। कौटिल्य ने भी समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझा है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना और असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। यानी न्याय का उद्देश्य क्या है? प्रजा के जीवन और उसकी संपत्ति की रक्षा करना, और जो असामाजिक तत्व है या जो अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, उनको दंडित करना है। तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का ग्रंथ है उसमें वो दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है। कौटिल्य जो है एक धर्म स्वीय न्यायालय और दूसरे कंटक शोधन। तो इस तरह से आज जिनको दीवानी और फौजदारी मुकदमे कहा जाता है, जो दो प्रकार कहा जाता है, वो बहुत पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिख दिया था। अब हम बात करते हैं न्याय की अवधारणा की, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। न्याय जो है सामाजिक दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता रहा है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरने का पर्याय माना जाता है, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्वजन्म के कार्यों का फल माना जाता है। आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया जाता हो। स्वभाव से हम जानते हैं प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करता है, पर उसका आचरण न्यायपूर्ण तभी समझा जा सकता है जबकि उसका आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो। संक्षेप में न्याय का अर्थ है समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि। न्याय का अर्थ है समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो। न्याय की धारणा के प्रमुख दो आधार हैं, पहला है स्वतंत्रता और दूसरा है समानता। तो ये दोनों इसके आधार हैं, तभी न्याय किया जा सकता है। न्याय की अवधारणा के विविध रूप हैं, कई सारे इसके फॉर्म्स हैं। तो परंपरागत रूप में न्याय की दो ही अवधारणाएं प्रचलित रही हैं, नैतिक न्याय और कानूनी न्याय। लेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है। आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो न्याय की अवधारणा के विविध रूपों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक न्याय की कि नैतिक न्याय क्या है। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। यानी प्राकृतिक नियम जो बने हुए हैं, प्राकृतिक अधिकार जो बने हुए हैं, उन पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही न्याय है, नैतिक न्याय है। और जब हमारा आचरण इन नियमों के विरुद्ध हो जाता है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? नैतिक न्याय के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यानी जब हम प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों के अनुकूल कार्य करते हैं तो नैतिक न्याय की हम स्थापना कर रहे हैं, और जब हमारा आचरण इसके विपरीत हो जाता है तो वह नैतिक न्याय के विरुद्ध हो जाता है। अब नैतिक न्याय के अंतर्गत हम किन किन बातों को सम्मिलित कर सकते हैं? तो उसमें है जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, उदारता और दान का परिचय देना। तो ये सभी नैतिक न्याय कहलाएंगे। इनके विरुद्ध जो कार्य करेंगे जैसे झूठ बोलना है, प्राणी मात्र के प्रति दया न रखना है, प्रतिज्ञा पूरी न करना है, प्रोमिसेस तोड़ना, उदारता न रखना, दान न देना, ये सारे जो हैं अन्याय कहलाएंगे, नैतिक अन्याय है। दूसरा आता है कानूनी न्याय। मित्रों, राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा को दो अर्थों में
हम बांट सकते हैं या दो अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। पहला है कानूनों का निर्माण, अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए। कानूनी न्याय में दो धारणाएं हैं। पहला है कानूनों का निर्माण, सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है वो न्यायोचित होने चाहिए, और दूसरा है कानूनों को लागू करना, अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। न्यायोचित ढंग का अर्थ है कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित किया जाए, जिन्होंने उल्लंघन नहीं किया उनको दंडित नहीं किया जाए। तो ये कानूनी न्याय कहलाता है। तीसरा था राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सके, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है, और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए अन्य साधन हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता, और नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना, ये सभी राजनीतिक न्याय कहलाते हैं। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सकें। फिर आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यानी जाति, लिंग, भाषा, वर्ण, पैसा, गांव, शहर, पढ़ाई लिखाई, इन किसी भी आधार पर नागरिक के बीच में कोई सामाजिक भेदभाव न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो, और सामाजिक न्याय में ये भी सम्मिलित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, यानी रोटी, कपड़ा और मकान सभी को प्राप्त होने चाहिए। इसलिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। तो ये है सामाजिक न्याय, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। वर्तमान समय में जो सामाजिक न्याय का विचार है वो बहुत अधिक लोकप्रिय है मित्रों। सामाजिक न्याय पर बहुत बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों द्वारा मार्क्सवाद या समाजवाद के अन्य किसी रूप को अपना लिया गया है। इस संबंध में पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय पर आधारित है। वो समानता की बात करता है, साम्यवाद जो है समानता की बात करता है, मार्क्सवाद या साम्यवाद जो है। तो इसलिए बहुत सारे देशों में समाजवाद या साम्यवाद या मार्क्सवाद को अपनाया गया था, और समाजवाद को भी इसीलिए अपनाया जाता है क्योंकि वो भी क्या करता है, योग्यता अनुसार काम और आवश्यकता काम के अनुसार वेतन प्राप्ति की बात करता है। तो ये सामाजिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, यानी सब बराबर हो, रुपये पैसे की हैसियत सबकी बराबर हो, किंतु इस प्रकार ये संभव नहीं होता। क्यों नहीं संभव होता है कि हो सकता है सबके बराबर पैसे दे दिए जाएं, फिर भी कोई अपनी बुद्धि से, मेहनत से उसको डबल ट्रिपल कर लेगा, और कोई अपने दुर्गुणों से, अपनी गलत आदतों से, व्यसनों से उसको जीरो भी कर सकता है। सब कुछ खा पी के खर्च कर सकता है, जुए सट्टे में उड़ा सकता है, ड्रिंक कर सकता है। तो सबकी आर्थिक स्थिति समान होना आर्थिक न्याय नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि कोई तो धन संपदा के आधार पर बहुत रुपये पैसे वाला हो और किसी पास खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं हो, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हो। तो रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरत की चीज़ें हैं, आवश्यकता की चीज़ें हैं, ये सभी को प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से आर्थिक न्याय का तात्पर्य है संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच भेद की एक दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का, मेहनत का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। इसमें ये बात भी निहित है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए और उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
तो आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगाई जाती है, उस सीमा से अधिक जो रखता है उसको टैक्स देना पड़ता है। तो मित्रों, भारतीय संविधान में भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श की बड़ी भूमिका है जो मंदिर में मंगल कलश की होती है। संविधान निर्माताओं द्वारा इस तथ्य को समझ लिया गया है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समानता की ही नहीं वरन न्याय की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्याय के बिना स्वतंत्रता और समानता के आदर्श बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अलावा संविधान की प्रस्तावना में भी सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है, उसका लक्ष्य रखा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा जो नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, वो सभी के सभी न्याय के आदर्श को अनेक रूपों में स्वीकार करती हैं। जैसे अनुच्छेद 19 के अलावा जो संविधान है उसमें सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून से समान सुरक्षा प्रदान की गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्य के पदों पर, सरकारी पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा बेगार व शोषण का अंत कर दिया गया है। कोई किसी से बेगार नहीं दे सकता है, काम कराएगा तो पैसा देना पड़ेगा। संविधान के इन अनुच्छेदों के अलावा भी सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो विशेष प्रावधान में ये किया गया है, अनुच्छेद 41 में नागरिकों का कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 42 जो है राज्य को जिम्मेदारी सौंपता है कि वह काम की उचित दशाएं बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। यानी जहाँ भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है, ये सभी काम की उचित दशाएं उनको प्रदान करनी होगी। अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरों के लिए निर्वाह की न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 जो है बालकों के लिए निःशुल्क करने वाली शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 46 जो अनुसूचित जातियों और अन्य सभी दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और उन्नति के प्रयत्न की बात करता है। अनुच्छेद 47 में सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान में भी न्याय की धारणा के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक न्याय सभी की उपलब्धता की गई है कि सभी को ये न्याय प्राप्त हो। तो इस तरह से आज हमने न्याय की धारणा का अर्थ पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने न्याय के विविध रूप पढ़े हैं, जिसमें नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, और लास्ट में हमने पढ़ा है भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की जो व्यवस्था की गई है विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।